लास्ट टाइम मैंने 2 ही केस बताए थे। ठीक है सब लोग देखो ध्यान से। अब मैंने थर्ड केस बोला थीटा इज अदर देन 0, 90 एंड 180, तब पाथ कैसा होगा? हेलिक्स। तो हेलिक्स 2D है या 3D है? 3D सही ना। तो हेलिक्स का मतलब पेन की स्प्रिंग कह सकता हूँ मैं? पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है क्या उसको हेलिक्स कह सकते हैं? ठीक एग्जांपल दिया। ठीक है तो सब लोग ध्यान से देखना। क्या सबको थीटा दिख रहे हैं? थीटा हमेशा किसके बीच का एंगल लेंगे? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वो थीटा का है। तो क्या इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे, v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब ये बताओ v sin थीटा क्या चाहता है? v sin थीटा क्या चाहता है? सर्कुलर, वेरी गुड, सर्कल बनाना चाहता है। और v cos थीटा क्या चाहता है? हाँ, मूव फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो दोनों की बात मान ली जाएगी, दोनों की बात मान ली जाएगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ेगा। तो क्या हेलिक्स सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है? देखा सबको? तो इस हेलिक्स की रेडियस कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, R = mv/qb पढ़ा है? तो यहाँ पर mv/qb में कुछ डिफरेंस आएगा? साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्कल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइन थीटा। तो क्या इस v साइन थीटा को मैं शॉर्ट में v परपेंडिकुलर कह सकता हूँ? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो हमारा कौन है? v साइन थीटा। और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो कौन है? v cos थीटा। तो कई बार बुक्स में तुम्हें v परपेंडिकुलर और v पैरेलल दिखेगा। तो v परपेंडिकुलर का मतलब v साइन थीटा और v पैरेलल का मतलब v cos थीटा। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, अगर नोटिस करो तुम लोगों ने। 90 डिग्री में फॉर्मूला क्या था? mv/qb। तो अभी क्या बन गया है? mv sin θ/qb। पिच का मतलब कोई बता सकता है क्या है? हाँ मतलब डेफिनेशन का मैं पूछूं तो डिस्टेंस मूव इन 1 राउंड। 1 राउंड में जितना आगे बढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पिच। तो बेसिकली पिच क्या है हमारी? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस को मैं स्पीड इन टाइम कहूंगा? अब ये टाइम है या टाइम पीरियड है? अब कौन सी स्पीड लूं, v या v sin थीटा या v cos थीटा? v cos थीटा। बढ़िया, ये कैसे पहचाना? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में v cos थीटा की वजह से मूव कर रहे हैं। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2πm/, बस इससे आंसर आ जाएगा। तो अगर इससे न्यूमेरिकल आता है तो पिच तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, और रेडियस पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? रेडियस इज mv sin θ/qb एंड पिच इज v cos थीटा इंटू t। और ये t टाइम है या टाइम पीरियड है? इसका मतलब 2πm/qb टाइम पीरियड है, राइट। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है नहीं कर सकता? नहीं। मोमेंटम बताओ। मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी? तो वेलोसिटी तो चेंज करता है। नोटिस करा समझे मैंने क्या बोला? फिर से बोलता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है या नहीं? नहीं। काइनेटिक एनर्जी? नहीं। वर्क डन? जीरो। मतलब वर्क डन जीरो। मोमेंटम करेगा, मोमेंटम करेगा mv। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी बदलता है, स्पीड नहीं बदलता, यानी डायरेक्शन बदलता है। तो कभी मोमेंटम आए तो यस होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल चेंज मोमेंटम बट यू कैन नॉट चेंज स्पीड। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। हमें नोट कर लिए? ठीक है, नेक्स्ट चीज डालो, फोर्स ऑन करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड चेंज नहीं करेगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वायर को देखूं।
इस वायर में करंट कितनी है हमारी, आई। अब ये बताओ क्या चैप्टर 3 में हम लोगों ने नंबर डेंसिटी कुछ पढ़ा है? नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ, हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन कहते हैं, और क्या वॉल्यूम को ए इंटू एल कह सकते हैं। इसका मतलब मैं वायर को सिलेंडर की तरह देख रहा हूँ क्या? यहाँ पर लेंथ कितनी है एल, और एरिया कितना है ए। तो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या आ गया, एन ए एल, सही है। अब अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है क्या? अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो करंट क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो क्या उन चार्जेस पे फोर्स लग रहा है? क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। और क्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, एनी, स्मॉल एन या कैपिटल एन? क्यू इक्वल टू एनी में जो एन है वो कौन है, कैपिटल एन, कैपिटल एन। यहाँ स्मॉल एन का कुछ और मतलब है ना, नंबर डेंसिटी। कैपिटल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या है, एन एल, तो कैपिटल एन को रिप्लेस कर दिया। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं काफी। अब क्या चैप्टर 3 में हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, आई इक्वल टू नावेद या वीना कुछ बताया हो? no. याद आ रहा है? तो ध्यान से देखो, मुझे एन दिख गया, ए दिख गया, ई दिख गया, वी दिख गया, तो क्या इसको आई लिख दूं? एफ हो गया आई एल बी साइन थीटा। तो क्या फोर्स का फॉर्मूला है, आई एल बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और ये हमारा कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक, ठीक है। डायरेक्शन किस रूल से निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड रूल। तो वो हर जगह लग रहा है राइट हैंड रूल, नोटिस करा सबने? इसीलिए मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ, हर जगह लगता है। तो राइट हैंड रूल कहता है फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे कौन है, एल, वेक्टर एल मतलब करंट, सीधा करंट जा रही है, सही है। जो हमारा ये वायर है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, डॉट या क्रॉस, तो मैंने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया है, क्रॉस। तो अगर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो राइट हैंड के फिंगर्स किधर होनी चाहिए, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, एल की तरफ। करो देखो तुम लोग, जो तुम लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, देखा? थप्पड़ किसको मारना है, सेकंड वेक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ है, देखो करके। तो थंब कहाँ जा रहा है तुम लोगों का, अपवर्ड, करके देख लो भी, सब लोग करके देख लो। मेरा फोर्स जो लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, जो भी प्लेन है उसके अंदर है, जैसा प्लेन दिख रहा हो। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, एक्स पर, वाई पर, या माइनस जेड पर, माइनस जेड पर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले इतना नोट करो, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, फोर्स वाली बात फिर कर लेंगे, अभी यहाँ तक की डेरिवेशन कर लो, नेक्स्ट डायग्राम में फिर दोबारा बना दूंगा। फोर्स का फॉर्मूला मैंने स्केलर फॉर्म में बोला आई एल बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में बोला आई एल क्रॉस बी। तो कब क्यू वी भी लगाएंगे और कब आई एल भी लगाएंगे, ये कैसे पहचानोगे? जब क्वेश्चन में करंट की बात करेगा तब मैं आई एल भी लगाऊंगा, जब क्वेश्चन में चार्ज की बात करेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, तब हम क्या लगाएंगे, क्यू वी बी। ठीक बात बोली। अगर चार्ज की बात कर रहा है तो क्यू वी बी साइन थीटा, करंट की बात कर रहा है तो आई एल बी साइन थीटा।
तो क्या इतना आगे बढ़े? ठीक है, देखो फोर्स की डायरेक्शन के बाद दोबारा करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वायर को देखो, क्या तुम लोगों को लग रहा है करंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है? लग रहा है ऐसा देखने में? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे ले ली? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? स्क्रीन के अंदर जा रही। ठीक है, फॉर्मूले की हमेशा वेक्टर फॉर्म याद होनी चाहिए। मैंने बोला था एफ इक्वल टू क्या है? आई एल क्रॉस बी। अगर वेक्टर फॉर्म याद है तो इससे हमें क्लियर है कि फर्स्ट वेक्टर कौन है? एल। एल का मतलब जितना करंट जा रही है। करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ करो, राइट हैंड की फिंगर्स सब लोग। ठीक है, अब थप्पड़ किसको मारना है? सेकंड वेक्टर को। सेकंड वेक्टर कहाँ जा रहा है? इनवर्ट। तब देखो इनवर्ट अगर ऐसा कर रहा हूँ तो तुम लोगों का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है? करके देख लो भी। और राइट हैंड रूल सीखना पड़ेगा, ये बार बार आएगा, राइट? तो क्या इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स है? बी आई एल साइन 90, राइट? क्या इस रॉड का वेट डाउनवर्ड लग सकता है? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वायर कैसा रहे? बिल्कुल सही, रॉड या वायर जो भी, मैं चाहता हूँ रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहे इसका मतलब फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस आउट। तो क्या बी आई एल को एम जी के इक्वल डालना पड़ेगा? तो न्यूमेरिकल में काम आएगा कॉन्सेप्ट। ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्यू इक्वल टू एम जी, बहुत बढ़िया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फोर्स को वेट के इक्वल कर दो। ठीक है, अगर थीटा 0 या 180 तब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0। दिख रहा है फॉर्मूले से? अगर 90 कर दूं तब तो मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एल को क्या बोला? लेंथ बोला या शॉर्टेस्ट लेंथ? शॉर्टेस्ट लेंथ। इसका मतलब अगर तुम्हारा वायर सेमी सर्कुलर है तो जो मैं फोर्स लिखूंगा उस फोर्स में क्या हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी? तो लेंथ को क्या लिखोगे? पाई आर या 2 आर? 2 आर। ध्यान दिया ना? शॉर्ट लेंथ बोलिए ए टू सी, सीधा ऐसा। लेंथ को मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मतलब वायर का शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी ऐसा वायर आ जाए रिंग के शेप पे आ जाए पूरा, तब कितना फोर्स लगाओगे? क्योंकि मैंने बोला हमें लेंथ लेनी है, वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखा है ना। तो अगर ए टू सी वायर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पाई आर होगा या 2 आर होगा? इसलिए 2 आर लिखा। और पाई आर को स्पेशली कट कर रहे हैं, मतलब पाई आर में डालना गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 4 मैंने बनाया, कुछ दिख रहा है? कितना फोर्स लग रहा है तुम लोगों को? मुझे तो 0 लग रहा है, क्योंकि रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 0। जहां से वहीं घूम कर वापस आ गए। तो कभी अगर रिंग डालेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। हाफ रिंग डालेगा तो बी आई एल, यहाँ पे एल क्या डालना है? 2 आर। क्वार्टर रिंग दी था, बताओ भी।
पहले यहाँ तक नोट कर लिए। मैं साइड में डायग्राम बना रहा हूँ। अगर ये क्वार्टर रिंग आ गई एग्जाम में तो आप देखो, ध्यान दिया हमने, तब आप रूट 2 लेना पड़ेगा पाइथागोरस से। तुम लोग पहचान पाए मैंने क्या करा? अगर ए टू सी जा रहे हैं तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं? ओ सी कौन है? रेडियस। और ओ ए कौन है? रेडियस। तो ए सी क्या हो जाएगा? आर रूट। यानी काम की बात है, ध्यान रखना। मैंने क्लियरली बोला लेंथ एल हमारा लेंथ है या शॉर्टेस्ट लेंथ है? शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट कहना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है ये। हाँ बेटा, आपने क्या लिखा है 90 के बाद? मैंने लिखा अगर थीटा 90 हुआ तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। जिसका फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा। थीटा को क्या डाल देंगे हम? 90। और कोशिश करने से होता है नहीं होता है। मैं कहता हूँ ना, एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे, तुम्हें सीखने के मोड में बैठोगे, तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। बस कोशिश करोगे, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान सुनो, डाउट आए तो पूछो। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में मैंने क्लियरली क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा भाई, रिंग है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे नहीं समझ में आया तो बोलो सर नहीं आया, और बताओ, देखो फिर मैं और बताऊंगा। मान लो फोर्थ पॉइंट नहीं समझ में आया तो देखो मैं करके दिखाऊंगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, मतलब बोल दो कि ये चीज नहीं आई तो मैं फिर और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्या सबको करंट दिख रही है? सही ना? मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। क्रॉस का मतलब मैंने क्या बनाया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं जानना चाहता हूँ थंब किधर जाएगा? लगा के देखो, राइट हैंड बेटा, राइट हैंड। नहीं, राइट हैंड कह रहा हूँ, जाएगा किधर वो देखो करके। बताओ भाई, राइट में या लेफ्ट में? देख लो भाई, करके देखो। एक बार तुमने लगाना सीख लिया ना, फिर तो हो जाएगा बेटा। डॉट है और क्रॉस है, जानवी हाथ गलत है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है अंदर जा रही है? अंदर। अंदर की तरफ करो। एक बार तुमने राइट हैंड रूल निकालना सीख लिया तो पूरी फिजिक्स तुम्हारी आराम से सॉल्व होगी, डायरेक्शन वाली। क्या करंट ऊपर की तरफ है? देखो, ठीक है, तुम लोग हिसाब से बोल रहा हूँ। तुम लोग करंट ऐसी दिखनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जानी चाहिए, तुमको इधर दिखना चाहिए। मैं जो देख रहा हूँ लैपटॉप में, तुम लोग मेरा मत देखना। जैसे मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ तो मुझे माइनस आई कैप पे दिख रही है, तुम लोग देख लो। सही बात है? ठीक है, और समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने लेफ्ट में पॉइंट लिया, एक मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट ले लिया। आप बताओ कितना लगेगा? तुम करके देखो। लगेगा आपको वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कहाँ लगेगा? आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, प्लस आई कैप, बहुत बढ़िया। अब कहाँ लगेगा? करके देख ली। लेफ्ट लगेगा। मुझे तो डाउनलोड लग रहा है। अब कहाँ लगेगा? ऐसा कुछ लग रहा है? तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हर जगह फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है क्या? तो क्या सारे फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे? बताओ भाई। तो नेट फोर्स जीरो। तुमको बस बोलना है सर थोड़ा और बता दो। मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ इसके अंदर, बहुत कुछ। इसके अंदर तो मुझे बहुत कुछ पता है कैसे होता है। तो क्या ये बात समझ में आई कि रिंग के अंदर नेट फोर्स कितना है? जीरो। और कुछ बताऊं इसके बारे में? नॉलेज की लिमिट नहीं बेटा, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। देखो और बताता हूँ, ठीक है? आई होप फोर्थ डायग्राम सबको क्लियर हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एफ नेट इक्वल टू जीरो फॉर एनी क्लोज्ड फिगर। नोटिस करना मैंने क्या बोला? इसका मतलब मैंने तुम्हें रिंग दिया और तुम्हारे टेस्ट में मैंने क्या डाल दिया? ट्रायंगल। अब क्या लगता है? बताओ भाई। जीरो ही रहेगा।
चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, क्लोज लूप मैंने लिखा है देखो, एफ नेट इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज फिगर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो कहता नहीं आइडिया, आइडिया आना चाहिए, आइडिया लेना सीखो मुझसे। एक बार तुमको आइडिया समझ में आना शुरू हो गया ना, तुम किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, बट उस आइडिया को सीखोगे क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता था क्या, साइन ग्राफ है, कुछ भी बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें मैं तुमको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उतना आइडिया देता हूँ जिससे तुम्हारा काम चल जाए। अब मान लो साइन ग्राफ बना दिया मैंने, y इक्वल टू साइन थीटा या y इक्वल टू साइन एक्स, और एक्स हमारा 0 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो अगर मैंने कहा इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालो, तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू आई एल बी, में लेंथ कितना डालोगे, 4, ओनली 4, शॉर्टेस्ट लेंथ। देखो वायर x इक्वल टू 0 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 4,0, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, 4। तो शेप मैटर करता है नहीं करता, नहीं करता। शेप कहाँ मैटर कर रहा है, सिर्फ इस वायर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर कर रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ कि अलग अलग सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया, मैंने तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया ना, ये बोल करके कि एल कौन सा लेना है, शॉर्टेस्ट लेंथ। नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है इसको, साइन थीटा का फंक्शन बनाकर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। आइडिया पकड़ना सीखो, एक बार तुमने आइडिया पकड़ना सीख लिया कि भाई कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तुमसे अपने आप क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से रखना, मैं एक और आइडिया देता हूँ। ये एक रिंग है, तो इस रिंग को मैंने अज्यूम कर लिया कि 2 सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ध्यान देना, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बीच में गैप डाल दिया है क्या, वो गैप है नहीं, मैंने समझाने के लिए डाल दिया है। तो चलो ठीक है, टच करा दिया है, चलो ऐसा। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या इस रिंग पे स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स लगेगा, स्मॉल पोर्शन पे लगेगा, और वो फोर्स क्या चाहता है कि रिंग एक्सपैंड हो जाए। अभी देखो मैंने पीछे दिखाया नहीं था ऐसा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, क्या ऑल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर इस रिंग को चारों तरफ खींचेंगे तो क्या थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगी, या एटलीस्ट एक्सपैंड होने की कोशिश तो करेगी। इसका मतलब इस रिंग के अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना उसको कैसे बैलेंस करेंगे। मैं चाहता हूँ इस पूरी रिंग को 2 सेमी सर्कुलर रिंग समझो तुम लोग, एक अपर हाफ है, एक लोअर हाफ है, दिख रहा है। इस अपर हाफ पे अपवर्ड क्या लग रहा है, फोर्स, कितना फोर्स, बी आई एल, और एल कितना दिख रहा है मुझे, हुआ। वैसे लोअर पोर्शन में कितना फोर्स है, बी आई एल, और एल कितना है, हुआ। क्या तुमको टेंशन दिख रही है जो रिंग के अंदर डेवलप हो गई है, सही है। तो अगर मैं अपर हाफ रिंग देख रहा हूँ, तो अपर हाफ रिंग पे अपवर्ड कितना फोर्स है, बी आई 2 आर, और डाउनवर्ड कितना फोर्स है, 2 टी, 2 टी। तो क्या टेंशन कैलकुलेट कर दी हमने, कितनी आ गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दो मैंने क्या बात बोली, ध्यान दिया, टेंशन किसके इक्वल आ गई, आरबीआई। तो आरबीआई याद रहता है, आरबीआई बैंक से मुझे, आर रेडियस है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट। तो तुम लोग ये महसूस करो कि है बहुत सारी चीजें, सिखाने लगा तो भी 1 घंटा खाली इसी में निकल जाएगा, बहुत केस बनते हैं। तो मैं हमेशा आइडिया देता हूँ कि भाई देखो ये आइडिया है, उस पर क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, धीमे धीमे तुम्हें करना आ जाएगा। बुक्स उठाओ, बुक्स को सॉल्व करो। जैसे अपर हाफ रिंग है, उस पर अपवर्ड फोर्स कितना है और डाउनवर्ड,
अपर हाफ रिंग पे, अपर हाफ रिंग का डायग्राम देखो, डाउनवर्ड फोर्स तो 2T दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। अब दोनों रिंग को अगर जोड़ दोगी तो फुल रिंग बन जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। यानी फुल रिंग पे नेट फोर्स क्या होता है? टेंशन लगेगी, टेंशन होती है। जो चाहती है, जो ये हमारी रिंग है, क्या वो एक्सपेंड होना चाहती है? अगर एक रोप को खींचो तो टेंशन आती है नहीं आती है? तो वैसे जो हमारी ये रिंग है, ये किसी चीज से बनी होगी, मेटल से, तो क्या इस रिंग पे कोई फोर्स लग रहा है जो उसको खींचना चाहता है? इसके टेंशन होगा इसके अंदर, ठीक है। इस चीज का मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? टेंशन। अगर ये क्लियर हो तो आगे बताऊं। तो टोटल फोर्स के 3 फॉर्मूले मुझे पता है। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया? F इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब चार्ज दिया हो क्वेश्चन में। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा और आई एल क्रॉस बी, ये कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन में करंट गिवन हो, करंट पे कितना फोर्स है, सही ना। सबको टॉपिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। थर्ड टॉपिक है इसका, फोर्स बिटवीन टू करेंट्स। प्लस डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसका मतलब 1 एम्पियर को इस फॉर्मूले से डिफाइन करा गया है। थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। क्या सबको वायर 1 दिख रहा है? सबको वायर 1 दिख रहा है? आर डिस्टेंस पे मैं जानना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एक मिनट में चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है। ठीक है, होगी। मैं जानना चाहता हूं आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई बता सकता है? या तो एरो होगा, मतलब ये तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। बताओ भाई क्या लग रहा है, डॉट या क्रॉस? देख लो भाई, क्रॉस लग रहा है, देख लो भाई, डॉट लग रहा है या क्रॉस, देख लो। क्रॉस है तो परफेक्ट है। क्या मैग्नेटिक फील्ड का कोई ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है लॉन्ग वायर का? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पढ़ा है? अब इस फॉर्मूले से मुझे ये समझ में आता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है। देखो, कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी, सही है। ये बात समझ में आई सबको? तो अगर मैं राइट में जा रहा हूँ, वायर से दूर जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है क्या? ठीक है ना। अगर मैं वाई एक्सिस पे चलना शुरू कर दूं तब फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तब यूनिफॉर्म है। ध्यान देना, नहीं बाद में कर नहीं पाओगे एग्जाम में, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या लॉजिक है। मैंने बहुत क्लियरली बोला, अगर मैं वायर 1 के पैरेलल चल रहा हूं तो फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? देख लो भी, मुझे यूनिफॉर्म लग रही क्योंकि डिस्टेंस सेम। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने एक वायर और ले लिया है ब्लैक कलर से, सही है। वायर 2 में करंट कितनी है? I2। क्या इस I2 पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है? क्या I2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? रखा हुआ है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो? वायर 1 की, सही है। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? F2, मतलब फोर्स ऑन वायर 2, जिसका फॉर्मूला क्या है? आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना लग रहा है तुम लोगों को? 90। देख लो, करंट y के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड -z के लॉन्ग है। आई कौन सा लूंगा, I1 या I2? L कौन सा लूंगा? L2। B किसकी लेंगे? 1। नोट करना भाई, ये बहुत ही मेन स्टेप है, नहीं बाद में तुमको बहुत कंफ्यूजन होगी। F2
means we are trying to find force on wire 2. So we have to take current of wire 2, length of wire 2, but magnetic field due to wire 1. इसका मतलब कोई भी वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो F2 पे जो फोर्स लग रहा है वो वायर 1 की वजह से लगेगा। डिफरेंस पहचानना मैंने क्या बोला? F2 को मैंने बहुत क्लियरली बोला है I2 L2 बट B1। वायर 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। ठीक है ना? तो क्या मुझे B1 का फॉर्मूला पता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R इंटू 2। I1 सही बोला मैंने? अब डायरेक्शन किधर लगेगी? वायर 2 को देखो, वायर 2 में करंट दिख रही है? करंट दिख रही सबको? तो अपनी राइट हैंड की फिंगर उधर करो जिधर करंट दिख रही। करंट दिख रही है? करंट देख लो। मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? तो थंब किधर जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वायर 2 पे फोर्स किस तरफ लगेगा? लेफ्ट की तरफ। ये जो फोर्स लग रहा है ये चाहता है कि वायर 1 और वायर 2 के बीच का गैप ज्यादा हो जाए या कम हो जाए? तो क्या मैं अट्रैक्शन कह सकता हूँ? नोटिस करो मैंने क्या बात बोली। दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाता है। सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, मैं F2 को थोड़ा रीअरेंज कर दे रहा हूँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R इंटू L। अजीब लग रहा है? लॉजिकल लगा? मैंने क्या बोला? F2 का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर। नोटिस करना, अभी मैंने तुमको सिखाया है हाउ टू कैलकुलेट फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। अब उल्टा भी बताऊंगा। ठीक है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बहुत क्लियरली बोला था भाई डायरेक्शन निकालना सीख लो, नहीं तुमको कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। अभी मैं 4-5 फॉर्मूले और बताऊंगा ऐसे तो। तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की जो वजह से जो होगी वो तो कुछ करेगी नहीं। अगर एक्सटर्नल होगी तो फोर्स लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगेगी। हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैंने बहुत क्लियरली बोला, दोबारा बोलता हूँ, कोई भी वायर खुद की फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, स्ट्रेट वायर है तो। इसके अलावा अगर वायर 2 पे फोर्स निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेनी पड़ेगी? वायर 1 की। उल्टा भी आ सकता है क्या एग्जाम में? मैं देखो दूसरा केस भी बना रहा हूँ, नोटिस करना अगर ये नोट हो गया होता। तो जब कोई डेरिवेशन कराई जाती है तो वो फंडामेंटल बात होती है, उसको ध्यान से सुनो, वही फंडामेंटल आगे क्वेश्चन में काम आएगी। अब इन पे क्वेश्चंस भी आएंगे क्या? बहुत सारे। इनमें कम से कम 30 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना कुछ होता है। फिर कर दूं? हाँ एक्शन। अब ध्यान से देखना, अब इस बार मैं तुम्हें उल्टा करके दिखा रहा हूँ। क्या सबको I2 दिख रहा है? R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी या क्रॉस होगी? बताओ भाई। डॉट। डॉट, परफेक्ट। देख लो भाई सब लोग, इस फील्ड का नाम मैं B2 कह दूं क्योंकि ये तो Y2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो B2 का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R इंटू 2। अब जो मैंने रेड कलर से वायर बनाया है इसमें कितनी करंट है? I1। तो अब हम लोग इस बार किस पे फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? वायर 1 पे, जिसका फॉर्मूला क्या है?
आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना लग रहा है तुम लोगों को? 90। आई कौन सा लेंगे, 1 या 2? 1। एल 1। बी, ये वाली बात क्लियर हो गई ना? बढ़िया। P2 को हम लोग क्या डालेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई आर इंटू 2। तो क्या हमारा F1 ऐसा आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू L1। अगर मैं L1 और L2 सेम ले लूं तो F1 और F2 सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? कॉपी में चेक करो, चेक करो कॉपी में। F1 का फॉर्मूला देखो, F2 का फॉर्मूला देखो। अगर y की लेंथ सेम है तो F1 या F2 एक ही बात है मैग्नीट्यूड में। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू L। इसमें बहुत ध्यान देना, मैंने स्पेशली L लिखा हुआ है। और क्या हमने ऐसा कुछ सीखा आज कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? सही बात है ना? अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन। सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं बट सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्ट करती है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा तुम लोगों को। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू एल। स्पेशली मैंने किस पे नोट लगाया है? एल पे। ध्यान रखना नहीं है तुम्हें कंफ्यूजन होगी फ्यूचर में। मैंने स्पेशली एल पे नोट लगाया है। क्यों लगाया वो आगे समझ में आएगा, अगर हो गया तो आगे डिस्कस करें। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, हमेशा हमेशा। हो गया, हो गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, ये एक पेन की स्प्रिंग है जिसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं अगर पेन की स्प्रिंग में करंट फ्लो करा देंगे तो पेन की स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी या सेम रहेगी? क्या लगता है तुम लोगों को? आंसर नहीं दो, पहले सोचो तो मैं क्या बात पूछ रहा हूँ। अगर पेन की स्प्रिंग में मैं करंट फ्लो करा दूं तो पेन की स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, श्रिंक होगी या कुछ नहीं होगा? एक्सपैंड होगी। कैसे मालूम एक्सपैंड होगी? नहीं होगी, हो सकता है कम हो, मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ। मैंने यस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। अगर एक्सपैंड होगी तो रीजन समझते हैं, रीजन क्या है? करंट की डायरेक्शन सेम है अपोजिट है? मुझे तो सेम लग रही है। देखो तो, विजुलाइज करो रियल लाइफ में। साइड से देखने में तुमको ऐसा दिखना चाहिए, थोड़ा विजुलाइज करो। 3D फिगर है, थोड़ा 3D फिगर सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। करंट ऐसे चल रही है क्या? तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? तो अट्रैक्शन होगा क्या? तो मैंने पूछा एक्सपेंड होगी या श्रिंक होगी? देख लो, श्रिंक होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।
अगर किसी स्प्रिंग में करंट फ्लो कराओगे तो लेंथ उसकी कम हो जाएगी ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन टू नेबरिंग कॉइल्स, राइट, टू नेबरिंग कॉइल्स, जो मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, क्या ध्यान देना, मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ क्या चीज, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कैसे बनाई गई, कैसे डिफाइन करी गई। क्या हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू एल, सही ना, ध्यान देना। मैंने दो वायर्स बनाए, दोनों वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, दोनों के बीच का गैप कितना है 1 मीटर, और मैंने वायर का एक सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है एल, उसको भी मैंने 1 मीटर ले लिया है, नोटिस करना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर -7, I1 कितना है 1, I2 कितना है 1, R कितना है और लेंथ भी कितनी है 2 into 10. सही बात है। तो अगर मुझे 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है तो मुझे इस फॉर्मूले को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास दो वायर हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और उनके बीच का गैप कितना है 1 मीटर, और दोनों में सेम करंट है, और किसी भी एक वायर पे अगर फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का लग रहा है तो डेफिनेटली करंट कितनी होनी चाहिए 1 एम्पियर। ये एग्जाम में आती है, मैं भी बुक में टिक कर दूंगा, देख लेना, लिख लेना। हाँ, पर एक बार तुमने अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली ना कि डेफिनेशन कहाँ से बनी है, तो डेफिनेशन याद करना आसान होता है। खाली रट्टा लगाओगे तो फिर अगर एग्जाम में स्टार्टिंग पॉइंट भूल गए तो भी भूल गए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये 1 एम्पियर को डिफाइन कहाँ से करा वो देखो। मैंने डायग्राम में दो वायर शो करे, लोगों, अच्छा पहले बुक में दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, शायद उससे थोड़ा हेल्प मिले तुम लोगों को। एनसीईआरटी ओपन करो, दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ टॉपिक ढूंढो 4.9, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। उसके बाद वो अलग से लिखा है क्या द एम्पियर, देख लो भी, यानी काफी आता है एग्जाम में। अपनी बुक में ढूंढो टॉपिक 4.9, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स कॉमा द एम्पियर। तो मैं एम्पियर की डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ढूंढो, एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, तो देखो मैंने पहले आइडिया दिया कि बनाया कैसे इन्होंने। क्या मैंने दो वायर बनाए, ये दोनों वायर कैसे लग रहे हैं, स्ट्रेट एंड पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है ना। इनके बीच का गैप कितना है 1 meter. 1 मीटर, दोनों में मैंने सेम करंट फ्लो करवाई है, और इन वायर पे फोर्स कितना लग रहा है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, कितने पार्ट पे 1 मीटर 1 लेंथ, meter. किसी भी एक पे ले लो, किसी भी एक पर, क्योंकि आइडेंटिकल फॉर्मूला चाहे वायर 1 को चाहे वायर 2 को। तो अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर है, पैरेलल है, 1 मीटर के गैप पर है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एंड किसी भी वायर के 1 मीटर के सेगमेंट पे फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का लग रहा है, तो डेफिनेटली जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगी 1 एम्पियर। अब देखो बुक की डेफिनेशन समझ में आती, बुक में क्या लिखा है, देखो, the ampere is value of that steady current which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 × 10⁻⁻7 newtons per meter of length।
अब दो ऑप्शन है, एक प्योर रट्टा लगा लो, दूसरा जो मैंने लॉजिक बताया उससे देख लो। क्रॉस सेक्शन दोनों वायर्स का नेग्लिजिबल नहीं होगा तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि वायर थिन लेना चाहिए, नहीं तो फिर सॉलिड सिलेंडर जैसा चलना शुरू हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड लॉ। इस डेफिनेशन को जल्दी से लिखो, कॉपी में एग्जाम में आती है। नहीं, सेम डायरेक्शन में होगी तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन। हम अज्यूम करते हैं कि थिन वायर हो, मतलब दोनों वायर के बीच की इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर ही हो। अगर थिक लोगे तो फिर चेंज हो जाएगी। और ये डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ाई जाती है यूनिट डायमेंशन में। 11th क्लास के बुक में देखोगे तुमको सेम डेफिनेशन मिलेगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी 11th में, उसमें एम्पियर भी तो था फंडामेंटल। तो सबके दिमाग में एम्पियर कहाँ से डिफाइंड होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, वो फंडामेंटल नहीं है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट वाली। तुम लोग 10th क्लास में डिफाइन करते हो ना 1 एम्पियर को, 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं काम चलाओ डेफिनेशन। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है मैग्नेटिक फोर्स वाली। तो इसके अलावा एग्जाम में ये एक्सेप्ट करेंगे, ये डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे। नॉर्मली मैं अगर किसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन है या ये स्टेटमेंट है, याद करना है मतलब बहुत काम का है, तभी मैंने बोला है। स्कूल में वाइवा में पूछ सकते हैं क्या, प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं? पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पूछ सकते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। हाँ, तुम लोग ये बात समझ पाए 2 × 10⁻⁷ कहाँ से आया? तो अगर डेफिनेशन का बैकग्राउंड पता हो कहाँ से बनाएगी तो एग्जाम में बनाना आसान है। मान लो तुम डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे, तुम्हें याद नहीं है, तो क्या हम बना के ले सकते हैं? लेट अस कंसीडर 2 वायर्स ऑफ वेरी लॉन्ग लेंथ हैविंग a separation of 1 meter kept in vacuum having very small cross sectional area and each wire has same current in same direction, and if a force of 2 × 10⁻⁻⁷ Newton per meter is experienced by each wire of length 1 meter, then magnitude of current is 1 ampere. बट ये डेफिनेशन काफी बड़ी है और ये एग्जाम में आती है, तो आइडिया तुम्हें होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, और एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते हो तो एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि डेफिनेशन बनाई कहाँ से गई। इसको नोट कर लो, इस पे मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ। और ये बात तो महसूस होती है ना, जो मैं बताता हूँ ये बेयर मिनिमम है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है बताने के लिए। जैसे अभी मैं हर जगह एक वर्ड यूज कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हो सकती है क्या, विथ पोजीशन एंड विथ टाइम। तो मैंने आइडिया दिया, बहुत कुछ हो सकता है इन क्वेश्चंस में। तो प्रैक्टिस करो बुक्स में, तुमको दिखेगा, बुक्स को प्रैक्टिस करो, जहां फंसो मुझसे डाउटफुल हो गया अर्पित? अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में सेम पेपर में 2 बार आ गया था 3 मार्क्स में। नोटिस करा मैंने क्या बात बोली? एक ही एग्जाम में क्या सेम क्वेश्चन 2 बार आना फ्रिक्वेंट है या बहुत रेयर होता होगा? एक ही पेपर में 2 बार देखा मैंने, इससे ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना।
और लॉजिक समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने एक वायर बनाया, इस वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही? हाँ बिल्कुल, हर फोर्स हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा एक्सेप्ट सूडो फोर्स। क्या 4 एम्पियर और 3 एम्पियर दिख रहा है सबको? सपोज ये डिस्टेंस मैंने 1 मीटर कह दी, तो जो हमारा एसी पार्ट है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? सही, मैं आइडिया दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना। क्या तुम्हें फॉर्मूला बता दिया मैंने, है ना? अब ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो हमारा लॉन्ग वायर है एमएन, क्या वो एसी पे फोर्स लगा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट समझ में आया क्यों बोला मैंने? क्योंकि अट्रैक्शन है। क्या डीई पे फोर्स लगा रहा है? बताओ भाई। रिपल्सिव लगेगा। ठीक बात है ना, रिपल्शन लगेगा। और स्ट्रॉन्गर लगेगा या वीकर लगेगा? वीकर, क्योंकि दूर है, तो इसलिए एरो छोटा बनाया है क्या मैंने? सही। F1 के लिए डिस्टेंस कितना डालोगे? 1 मीटर। और F2 के लिए? क्या CD और EA पे भी फोर्स लगेगा? बट ये फोर्सेस क्या हो गए? कैंसल आउट, इसलिए इनको कैलकुलेट करने की जरूरत। हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। F1 और F2 कैंसल आउट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा? बस आंसर। तो सब लोग कैलकुलेट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताना कितना है। बट इस क्वेश्चन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, जरूर करना। मैं अगली क्लास में इसका आंसर पूछूंगा, ठीक है? और मॉड्यूल को सॉल्व करो, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।